इसी तरह से पीएम मोदी का एक और पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर वो अपनी टीम में आए। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के बारे में भी बहुत चर्चाएं थी कि मनोहर लाल खट्टर को अब पीएम मोदी जब केंद्र की राजनीति में लाए हैं तो उन्हें जिम्मेदारी कौन सी देंगे। मनोहर लाल खट्टर का मंत्रालय भी पीएम मोदी ने तय कर दिया है। खट्टर को हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का मंत्रालय दिया गया है। यह मंत्रालय पहले हरदीप सिंह पुरी के पास था और यह मंत्रालय भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से अर्बन डेवलपमेंट का जिम्मा है और प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि भाई गांव में और शहरों में और घर बनने हैं, तो मनोहर लाल खट्टर के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। मनोहर लाल खट्टर उस मंत्रालय को हैंडल करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में उनके दिल के सबसे करीब मंत्रालयों में से एक है। इसमें गरीबों के लिए घर बनाकर देने का मिशन है जिससे हर किसी के सिर पर छत हो। आज प्रधानमंत्री आवास पर जो पहली कैबिनेट बैठक हुई है उसमें पहला फैसला पीएम आवास योजना को लेकर ही हुआ है। पीएम मोदी की पहली कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया गया कि पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ये घर ग्रामीण और शहरी इलाकों में बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के ये घर सारी सुविधाओं से और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े हुए होंगे। अभी तक 4 करोड़ 21 लाख घर पीएम आवास योजना के तहत बन चुके हैं और अब यह घर बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, उसका काम देखने की जिम्मेदारी किसकी है? मनोहर लाल खट्टर। जिन खट्टर साहब के लिए कहा गया कि इनको हरियाणा में देखिए इनका पत्ता काट दिया, तो शिवराज सिंह चौहान हो, मनोहर लाल खट्टर हो, नितिन गडकरी हो, कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन लोगों को लेकर माहौल बनाया गया और आज देखिए इन्हीं लोगों को नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में कितनी अहम जिम्मेदारियां दी। इसी तरह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पीएम मोदी इस बार अपनी टीम में लेकर आए। स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मांडविया से लेकर जेपी नड्डा को दे दिया गया है। जेपी नड्डा को केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय भी मिला है। यह मंत्रालय भी मनसुख मांडविया के पास था। इसी तरह से अगर ऊर्जा मंत्रालय को देखें तो ऊर्जा मंत्रालय पिछली बार आरके सिंह के पास था, इस बार मनोहर लाल खट्टर को दे दिया गया है। अगर आप ग्रामीण विकास मंत्रालय को देखेंगे, यह पिछली बार गिरिराज सिंह के पास था, इस बार शिवराज सिंह चौहान के पास आ गया और यह अपने आप में बड़ी बात है। जिन मंत्रियों के विभाग पीएम मोदी ने नहीं बदले उनमें पीयूष गोयल का नाम है, इनका मंत्रालय नहीं बदला गया, इनको वाणिज्य मंत्रालय फिर से दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान का भी मंत्रालय नहीं बदला गया, इनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। अश्वनी वैष्णव का रेल मंत्रालय उनके पास बना हुआ है। सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज, हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्री थे, वो मतलब 2 मंत्रालय थे, अर्बन डेवलपमेंट और पेट्रोलियम मंत्रालय, तो पेट्रोलियम मंत्रालय उनके पास बना हुआ है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्रालय संभाल रहे थे, फिर से संभालते रहेंगे। एक और मंत्रालय जिसमें बदलाव किया गया है वो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसमें अगर आप देखेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, I&B मिनिस्ट्री। ये पहले किसके पास था? पहले था ये अनुराग ठाकुर के पास और अब ये अनुराग ठाकुर, हालांकि अनुराग ठाकुर चुनाव जीते लेकिन इस बार उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। अब ये I&B मिनिस्ट्री जो है वो दे दिया गया है अनुराग ठाकुर से लेकर अश्विनी वैष्णव को, जो रेल मंत्री हैं, उनको ये अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा, उनको I&B के साथ साथ IT मंत्रालय, माफ कीजिएगा, IT मंत्रालय भी दिया गया है। तो I&B प्लस IT प्लस रेलवे, ये 3 मंत्रालय किसके पास चले गए हैं? अश्विनी वैष्णव के पास। जो मंत्रालय सहयोगी दलों को मिला, अब सवाल यह है कि भाई सब तो अपनों को दे दिया, बीजेपी को दे दिया, तो फिर सहयोगियों को क्या दिया? उसमें भी सहयोगियों का बड़ा सम्मान हुआ है। देखिए, सिविल एविएशन जो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था, अब टीडीपी के राम मोहन नायडू को दे दिया गया है। स्टील मिनिस्ट्री पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था, अब जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी को दिया गया है। भारी उद्योग ये पहले महेंद्र नाथ पांडे के पास था, ये भी जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी को दे दिया गया। फूड प्रोसेसिंग पहले एलजेपी के ही पशुपति पारस के पास था, अब चाचा से लेकर भतीजे को यानी एलजेपी के चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय दे दिया गया है। एमएसएमई मंत्रालय ये पहले नारायण राणे के पास होता था, ये एचएएम यानी हम पार्टी के जीतन राम मांझी को दिया गया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। एमएसएमई जो लघु और मध्य उद्योग होते हैं, जो देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आप सोचिए, एक सांसद वाली पार्टी है हम, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व सीएम, उनको एमएसएमई दे दिया भाई। तो नरेंद्र मोदी इस हिसाब से नहीं चल रहे हैं
अच्छा टीडीपी के पास ज्यादा सांसद हैं, सब मलाई इनको दे दो। अच्छा जेडीयू के पास ज्यादा हैं, इनको दे दो। ये तो हम वाले के पास एक ही है, इनको क्या देना। ऐसा नहीं है बॉस। एक सांसद वाले हमको भी, जीतन राम मांझी को भी एमएसएमई मिनिस्ट्री मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसी तरह आप देखिए चिराग पासवान ने फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी मिलने पर खुशी जताई है। चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मिली है जिसका जिक्र उन्होंने हमेशा अपने विजन डॉक्यूमेंट में किया है, क्योंकि किसानों को उनके उत्पादन की सही कीमत दिलाने में फूड प्रोसेसिंग का अहम रोल है। सुनिए चिराग पासवान को वो क्या बता रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि जेडीयू को क्या मिला है इस मंत्रालयों के बंटवारे में। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। मैंने बिहारी फर्स्ट में जो मेरा विजन है उसमें मैंने हमेशा इस बात का मैंने जिक्र किया था कि प्रोसेसिंग यूनिट्स जब तक हमारे प्रदेश में नहीं लगेंगे, खैर अब तो देश भर की ये बात है, देश भर में जब तक नहीं लगेंगे तब तक हम लोग सही मायनों में जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं उसकी सही कीमत उनको नहीं मिलेगी। कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में ज़रूरी है कि जो उत्पादन वो करते हैं उसकी प्रोसेसिंग बढ़िया से हो, पैकेजिंग बढ़िया से हो, उसकी मार्केटिंग बढ़िया से हो। यानी अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि सारे सहयोगी भी संतुष्ट हैं। जेडीयू का क्या हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा है कि जेडीयू रहेगी जाएगी। जेडीयू को इस मंत्रालयों के बंटवारे में क्या मिला वो बताता हूं। जेडीयू के ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय पहले गिरिराज सिंह के पास था। ललन सिंह को फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मंत्रालय भी मिला है। यह मंत्रालय पहले पुरुषोत्तम रुपाला के पास था, जो इस बार मंत्री नहीं बनाए गए। यानी ये भी दो अहम मंत्रालय जेडीयू को दिए गए। इसके अलावा जेडीयू के रामनाथ ठाकुर को कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। यूपी में बीजेपी के एक सहयोगी जयंत चौधरी हैं। जयंत चौधरी के 2 सांसद जीते। जयंत चौधरी को पीएम मोदी ने अपनी टीम में शामिल किया। जयंत चौधरी को राज्य मंत्री बनाया गया है और जयंत चौधरी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी दे दी गई है। जो बड़े बदलाव हुए हैं उनमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पहले स्मृति ईरानी के पास होता था। स्मृति ईरानी इस बार चुनाव हार गई, मंत्री भी नहीं बनाई गई और उनका मंत्रालय नई मंत्री अन्नपूर्णा देवी के पास गया है, जो झारखंड के कोडरमा से सांसद बनी है। इसी तरह से जल शक्ति मंत्रालय, जो पहले गजेंद्र शेखावत के पास था, अब गुजरात में बीजेपी के अध्यक्ष और वहां से सांसद सीआर पाटिल को दे दिया गया है। गजेंद्र शेखावत को इस बार कल्चर और टूरिज्म मंत्रालय दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास पिछली बार सिविल एविएशन था। इस बार सिविल एविएशन सहयोगी दल टीडी को चला गया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार संचार मंत्रालय और उत्तर पूर्व विकास मंत्रालय दिया गया है। मनसुख मांडविया के पास पहले हेल्थ मिनिस्ट्री थी, अब स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा के पास चला गया है। मांडविया के पास इस बार लेबर मिनिस्ट्री और यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। गिरिराज सिंह के पास पहले ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय था, इस बार उनकी जिम्मेदारी बदल दी गई है। गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मिनिस्टर बना दिया गया है, जो कि पहले पीयूष गोयल के पास होता था। कोयला और खनन मंत्रालय पहले प्रहलाद जोशी के पास था, इस बार कोयला और खनन मंत्रालय तेलंगाना से सांसद जी किशन रेड्डी को दिया गया है। इसी तरह से अल्पसंख्यक मंत्रालय पिछली बार स्मृति ईरानी के पास था, इस बार यह मंत्रालय किरण रिजिजू को दे दिया गया है। आदिवासी मामलों का मंत्रालय पिछली बार अर्जुन मुंडा के पास था, लेकिन अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए और वो मंत्री भी नहीं बनाए गए। इस बार आदिवासी मामलों का मंत्रालय ओडिशा में बीजेपी के पुराने नेता जोएल ओराम को दे दिया गया। सबसे अहम मंत्रालय जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी संसद को चलाने की होगी, क्योंकि इस बार विपक्ष भी अच्छी खासी संख्या में संसद भवन पहुंचा और एकजुट है। ऐसी स्थिति में संसद किस तरह से सुचारू तरीके से चल पाए, इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री जिम्मेदार होता है और उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। संसदीय कार्य मंत्री इस बार जो बनाए गए हैं उनमें किरण रिजिजू का नाम है कैबिनेट मंत्री, और अर्जुन राम मेघवाल जो कि एमओएस और एल मुरुगन एमओएस, यानी किरण रिजिजू को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। किरण रिजिजू बहुत सीनियर मंत्री हैं, उनके अनुभव को देखते हुए ही पीएम मोदी ने उन्हें संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी है। पिछली बार प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री थे, इस बार यह जिम्मेदारी किरण रिजिजू के खाते में आई है। मोदी कैबिनेट में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ तो इंडी गठबंधन के नेता बेचैन हो गए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लिखा,
कि न गृह, न रक्षा, न वित्त, न विदेश, न वाणिज्य, न सड़क, न रेल, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न कृषि, न जल शक्ति, न पेट्रोलियम, न दूरसंचार एनडीए के घटक दलों के हिस्से में आया है। सिर्फ झुंझुनू मंत्रालय बहुते बेइज्जती। अभी कल तक ये लोग माहौल ये बना रहे थे कि नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ गए हैं, देखना सब इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री अपने सहयोगियों को देनी पड़ेगी। अब जब देखें कि नरेंद्र मोदी तो ऐसे चलते नहीं है, दिए नहीं, तो अब उधर पिन मार रहे हैं कि तुमको तो झुंझुना दे दिए जी मोदी जी। मतलब दोनों तरफ काम लगाए हुए, आग लगाए हुए। नरेंद्र मोदी की नई टीम में से अच्छा एक चीज और देखिए, ये बता रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि सहयोगियों का सम्मान नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन में सहयोगी होकर एक दूसरे को पानी पी पी के कोस रहे थे। ये सहयोगियों को सम्मान देना सिखा रहे हैं। इंडी अलायंस में ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस बंगाल में आपस में भिड़े पड़े थे। ये सहयोगियों को सम्मान देना सिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की नई टीम से जो मैसेजेस है अब आपको वो बताता हूं। 6 मैसेज क्लियर है। पहला मैसेज, सरकार में बीजेपी ही बॉस रहेगी। नई सरकार में नरेंद्र मोदी के मुताबिक ही काम होगा, इसलिए कैबिनेट में सहयोगियों के सीटों के अनुपात में बहुत ज्यादा जगह उन्हें नहीं मिली। दूसरा मैसेज, अभी की पिक्चर के मुताबिक कैबिनेट में बीजेपी के दबदबे से यह साफ है कि नई मोदी सरकार में गठबंधन के आफ्टर शॉक कम है और जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को गठबंधन के सहारे चलना पड़ेगा, वैसा कुछ दिख नहीं रहा। तीसरा मैसेज, नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर समेत 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को जगह दी है, जिससे नीतिगत फैसलों में ज्यादा अनुभव वाले नेताओं को की मदद ली जा सकेगी। चौथा मैसेज, बीजेपी का अगला फोकस आने वाले विधानसभा चुनाव पर है, इसलिए कैबिनेट में हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र से सीटों के अनुपात में ज्यादा मंत्री बनाए गए। पांचवा मैसेज यूपी से जुड़ा है, जहां सबसे ज्यादा सीटों का नुकसान होने के बावजूद कैबिनेट में यूपी की हिस्सेदारी को कम नहीं किया गया। छठा मैसेज, कैबिनेट में सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग से मंत्री बनाए गए हैं, जिससे संदेश साफ है कि इस बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश और तेज होगी। नई सरकार को लेकर नरेंद्र मोदी पहले भी ये कह चुके हैं कि तीसरे कार्यकाल में भी कड़े और बड़े फैसले होने वाले हैं। पीएम मोदी तो शुरुआत के 125 दिन का रोड मैप भी तैयार करके बैठे हैं और नई सरकार में नए प्लान पर तेजी से काम करने के लिए पीएम मोदी ने इस बार अपनी टीम को पहले के मुकाबले बड़ा रखा है, ताकि आते ही ताबड़तोड़ फैसले हो जाएं। जबकि पिछली 2 सरकार में नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में छोटी टीम रखी थी और बाद में उस टीम को एक्सपेंड किया था, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने शुरुआत से ही अपनी टीम को बड़ा रखा है।